तो कोरोना वैक्सीन के वहम पर आपने ये रिपोर्ट देखी। अब अमेरिका और ब्रिटेन के 4 डॉक्टर्स के पैनल के साथ देखते हैं वैक्सीन का सच क्या है, नया वायरस कितना खतरनाक है। सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी सौरभ के पास। कोरोना को लेकर इस वक्त दुनिया में 2 बड़ी खबरें हैं। पहला यह कि कई देशों के अंदर कोरोना का टीका लगना, वैक्सीन लगना शुरू हो चुका है। लाखों लोगों को वैक्सीनेशन दी जा चुकी है, उसकी पहली डोज। और दूसरा कि जब लगा कि कोरोना की विदाई का वक्त है तो कोरोना का एक नया स्ट्रेन, एक नया वेरिएंट आया जो कि पिछले कोरोना से 70 गुना ज्यादा तेजी से फैलने वाला वायरस मालूम पड़ा है। और दुनिया अब नए तरीके से इस कोरोना वायरस से लड़ने की तैयारी कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए 4 खास मेहमान हैं इस वक्त। हमारे साथ डॉक्टर अजय नारायण हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, सेंट जॉर्जेस हॉस्पिटल लंदन। हमारे साथ शेखर मांडे साहब हैं, सेक्रेटरी DSIR और DG काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हमारे साथ डॉक्टर संपत शिवांगी है, एक्स एडवाइजर, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज और मेंबर बोर्ड फॉर डिपार्टमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ मिसिसिपी USA से हमारे साथ हैं। इंद्रनील बसु, डॉक्टर इंद्रनील बसु, प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ USA से। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत डॉक्टर अजय आपसे करना चाहता हूं क्योंकि ये जो दोनों डेवलपमेंट्स मैंने बताई ये इंग्लैंड से शुरू हुई, ब्रिटेन से शुरू हुई, वैक्सीनेशन भी वहीं शुरू हुआ और ये जो नया वेरिएंट पाया गया है, स्ट्रेन पाया गया है, ये भी वहीं पर पाया गया। तो दोनों फ्रंट पर इस वक्त कैसे चुनौती चल रही है इंग्लैंड में? दोनों फ्रंट, जैसा आपने ठीक कहा कि दोनों फ्रंट पे काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तरफ जहां कि हम वैक्सीनेशन का काम बहुत तेजी से कर रहे हैं, हर शहर में, इंग्लैंड के हर हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। खास करके अभी जो बुजुर्ग हैं जिनका इम्यूनिटी कम है उनको फोकस किया जा रहा है और उसके बाद हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ ही एक दूसरा चैलेंज आ गया है कि जैसा हम जानते हैं कि एक नया वेरिएंट जो कि B.1.1.7 वेरिएंट है कोरोना वायरस का, जो कि लास्ट 2 हफ्ते में काफी जोरों से फैल रहा है पूरे ब्रिटेन में, खास करके लंदन और साउथ ईस्ट UK जो है उसमें काफी तेजी से फैल रहा है। करीब 70% ज्यादा इसका इन्फेक्टिविटी रेट है और ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम लोग अब Tier 4 लॉकडाउन में हैं ताकि हम लोग एक घर से दूसरे घर के लोग नहीं मिल सकते हैं। लेकिन यही एक तरीका है जिसके थ्रू हम वायरस को डिफीट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वैक्सीन के अलावा और कोई भी हथियार नहीं है जिससे हम ये वायरस को डिफीट कर सके। इसलिए जरूरी है कि जो हमारा सोशल डिस्टेंसिंग है, हमारा जो मास्क है, हमारा जो हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत है, वो सब चीज को हम अपने वॉर फुटिंग पे और तेजी से और ज्यादा करें, क्योंकि और हमारे पास कोई अभी हथियार नहीं जिससे कि हम इस वायरस को डिफीट कर सके। तो वायरस के लिए वैक्सीनेशन इज द ओनली थिंग दैट वी हैव गॉट, जो कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे सकें, जितना जल्दी दे सकें। लेकिन ये ब्रिटेन जैसे छोटे शहर, छोटे कंट्री में भी करीब कम से कम 6 महीने का टाइम लग सकता है, जिसके पहले कि काफी लोगों को ये वैक्सीन पड़ेगा। तो कोई अब वैसे तो कोई तुलना नहीं है इंग्लैंड की आबादी की और भारत की आबादी की। आप कह रहे हैं वहां भी 6 महीने का वक्त लगेगा। हमारे साथ मंडे साहब भी हैं। मंडे साहब, स्वागत है आपका सर। और हमारे साथ 3 बड़े जाने माने डॉक्टर्स हैं इंग्लैंड से और USA से, दोनों देश जहां पर वैक्सीन का काम शुरू हो चुका है। एक सवाल तो मैं शुरुआत में आपसे पूछना चाहता हूं, हालांकि मेरा पॉलिटिक्स में आप लोगों को घसीटने का कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन ये सवाल उठाया गया पॉलिटिकली। राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया था कि दुनिया में लाखों लोगों को वैक्सीन लगी, हमारा आता पता ही नहीं है भारत में वैक्सीन कहां से आएगी, किसकी वैक्सीन लगाएंगे, कब शुरू करेंगे, कब खत्म करेंगे। तो यह सवाल एक आम आदमी के मन में भी हो सकता है कि जब बाकी देशों में लगना शुरू हो गई है तो हमने उस वैक्सीन की और हमने पहल क्यों नहीं की? ना, ऐसी बात है कि हमारे देश में भी वैक्सीन काफ़ी जल्द आने वाला है। अब ये फाइजर ने वैसे अप्लाई किया हुआ है हमारे रेगुलेटर को। जैसे रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाएगा, मेरे ख्याल से फाइजर की वैक्सीन होना शुरू हो जाएगा। दूसरी वैक्सीन जो लोग ले रहे हैं बाकी देशों में, वो मॉडर्ना की है। और मॉडर्ना ऐसी है कि मॉडर्ना से बातें चल रही है, लेकिन मॉडर्ना बहुत छोटी सी कंपनी है और उनको अभी बाकी देशों में जाना काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा है, इसलिए मॉडर्ना खुद यहाँ पे आ नहीं पा रहे। तो ये तो हम लोगों को समझना चाहिए। और तीसरी जो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वाली जो है, जिसको जैसे कि उसके रिजल्ट्स हमारे सामने में आते हैं और उसको अनुमति मिलती है रेगुलेटर से, तो हमारे देश में इसको सीरम इंस्टीट्यूट बनाएगी और उसी वक्त उसका लोगों को टीका देना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा उतावला होने की जरूरत नहीं है कि बाकी देशों में शुरू हुआ है और हमारे यहाँ नहीं हुआ है। सर, कोई इसका टाइम एस्टिमेट है, कोई शेड्यूल है कि इतने हफ्ते और लग सकते हैं भारत में पहला टीका लगाने में किसी को? तो मैं समझता हूँ कि रेगुलेटर के सामने में एप्लीकेशन ऑलरेडी है दोनों कंपनियों की, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की, और रेगुलेटर काफ़ी गहराई से इसको देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में कोई ना कोई खबर जरूर आएगी।
जी डॉक्टर बसु, वैक्सीनेशन अमेरिका में भी शुरू हो गया है। अब तो प्रेसिडेंट इलेक्ट को भी जो बाइडेन साहब को भी लग चुका है वैक्सीनेशन का पहला डोज। तो अगर आप बता सकें कि बाकी ये एडवांस कंट्रीज जो हैं ये लोग क्या प्रोसीजर अपना रही हैं, किन लोगों को पहले सिलेक्ट किया जा रहा है टीका देने के लिए, और एक बहस ये भी है कि क्या पूरी आबादी को टीका लगेगा या कुछ % आबादी को लगाने से ही काम हो जाता है? तो इसका आंसर ये है कि जनरली हर देश में, हर वेस्टर्न कंट्रीज में पूरी पॉपुलेशन को 3 अलग अलग कैटेगरी से डिफरेंशिएट किया गया है। उनकी उस हिसाब से वैक्सीन लगाया जाएगा। टॉप मोस्ट कैटेगरी है जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स है, जैसे डॉक्टर्स है, नर्सेज है, वो फर्स्ट कैटेगरी है। तो जैसे मैं फर्स्ट कैटेगरी में हूँ, मुझे वैक्सीन लगा है क्योंकि हम रेगुलरली ऐसे मरीजों को देखते हैं जिनकी सीवियर कोविड है और उनकी हार्ट का प्रॉब्लम वगैरह होते रहते हैं। तो ये नंबर 1 है। सेकंड जाएगा जो नर्सिंग होम्स में है, जिनकी 80 साल के ऊपर उम्र है और जिनकी 65 ईयर्स से ज़्यादा उम्र है, लेकिन उनकी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इनको ये सेकंड कैटेगरी बनेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि काफ़ी डेथ हो चुका है अमेरिका में नर्सिंग होम्स में। ये जो एजिंग पॉपुलेशन है, जिनकी उम्र 65 से ज़्यादा है या कोई 80 से ज़्यादा है, ये लोग जो नर्सिंग होम में रहते हैं, जब एक नर्सिंग होम में इन्फेक्शन होता है तो वो पूरी आग की तरह पूरा फैल जाता है और हज़ारों का डेथ होता है, जैसे न्यूयॉर्क में हुआ है। तो ये सेकंड कैटेगरी रहेगा। उसके बाद थर्ड कैटेगरी जो है वो आम जनता जो है उनको लगेगा। टाइम कितना लगेगा? अपना अमेरिका का जो सेक्रेटरी है हेल्थ एंड ह्यूमन अफेयर्स का, उनके हिसाब से 60 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन ख़त्म हो जाना चाहिए बाय जून और जुलाई 2021। और जो लास्ट आपका क्वेश्चन है कि कितनी को लगाना चाहिए, तो ऐसी उम्मीद है कि 60 to 70% पॉपुलेशन को अगर आप लगाएंगे तो जो हर्ड इम्यूनिटी है, HERD कहते हैं, हर्ड इम्यूनिटी, वो काफ़ी हो जाता है। उसके बाद इन्फेक्शन फैलाने के चांस काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन ये याद रखना है कि ये जो सारे बातें हम लोग कर रहे हैं, इन्फेक्शन बढ़ने का, इन्फेक्शन फैलाने का, ये जो ओरिजिनल वायरस है, वुहान वायरस की बात हम कर रहे हैं। अभी आपको पता है 2 अलग अलग नए स्ट्रेन आया है। एक इंग्लैंड में आया है, एक साउथ अफ्रीका से आया है। करीब 7 या 8 लोग इंग्लैंड में भी बीमार है, ये दूसरा ब्रांड न्यू स्ट्रेन की खिलाफ से। इसकी बिहेवियर पैटर्न अभी तक हम लोग को पता नहीं है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग कोरोना वायरस है, वो जब किसी कंट्री में 60 to 70% पॉपुलेशन जब वैक्सीनेटेड हो जाता है तो इनफ हर्ड इम्यूनिटी बन जाती है। लेकिन सर, इतना तय पाया गया है कि ये जो वैक्सीन जो आपको लगी है, ये अगर ये नया स्ट्रेन किसी को ये नए स्ट्रेन से इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें भी काम करती है वैक्सीन ये? तो जो अभी एग्जिस्टिंग नया स्ट्रेन आया है यूके में, उसमें अराउंड 17 डिफरेंट म्यूटेशंस है, लेकिन मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक म्यूटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो स्पाइक प्रोटीन है, जिसके द्वारा इन्फेक्शन होता है वायरस में। जो चमड़ा जिसको कहते हैं, आउटर शेल कहते हैं, वो वहाँ पे स्पाइक प्रोटीन रहता है, वो स्पाइक प्रोटीन के द्वारा इन्फेक्ट करता है। तो ये स्पाइक प्रोटीन जो होता है, ये जैसे आपका अपने देश में आप देखे होंगे कि संत लोग होते हैं, वो रुद्राक्ष का माला इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे रुद्राक्ष का माला, जो पूरा माला एक प्रोटीन होता है, और इंडिविजुअल जो रुद्राक्ष का बीड्स होता है उसका अमीनो एसिड कहते हैं। तो इस पर्टिकुलर वायरस को 501 पोजीशन में अमीनो एसिड में चेंज हुआ है, इसीलिए इसकी इन्फेक्टिविटी कई ज़्यादा है। आज जैसे अब लंदन स्कूल ने कहा करीब 56% ज़्यादा है। कल एक इटालियन और एक इंग्लिश ने कहा था ऑलमोस्ट 70% ज़्यादा इन्फेक्टिविटी है। लेकिन ये उम्मीद किया जा रहा है कि इससे खास फर्क नहीं पड़ेगा, वैक्सीन तभी भी एक्टिव रहेगा। ठीक है सर, यही बड़ा सवाल है। आपने कहा कि वैक्सीन तब भी एक्टिव रहेगी। डॉक्टर संपत भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, अब आपसे मेरा जो सवाल है उसका जवाब थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये बताइए कि अब वैक्सीन आ गई है तो हम ये प्री कोरोना जिंदगी जो जीते थे, वहां तक पहुंचने में अभी भी कितना वक्त लगेगा हमें, और क्या पहुंच पाएंगे वैक्सीन आने के बाद? नहीं, वो तो डेफिनेटली पहुंच पाएंगे। और टाइम 6 months to 1 year, 1 बरस तक रहेगा, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद आप स्टिल यू हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग करना है।
आपको मास्क पहनना है और मोर देन 30 पीपल ऐसा असिमुलेशन नहीं करने का है अमेरिका में. सो इफ दैट इज द केस तो इट विल टेक टाइम. अभी देखेंगे क्या हो रहा है. अभी इन माय स्टेट इन मिसिसिपी वेयर आई एम, उसमें है कि पहला वी आर गिविंग फर्स्ट टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, देन सीनियर सिटीजन्स, बाद में अदर पीपल आर being invited for the vaccination. अभी क्या है, अपना फर्स्ट डोज तो only still US is lacking. We have planned था कि at least 10 to 20 million vaccination within 1 week हो जाएंगे अमेरिका में. वो नहीं हो गया. Only 1 million vaccinations have taken place. That means almost 100% less than estimation. तो if you go with this one, अभी 1 बरस लगेगा, फिर 2 बरस लगेगा. We have to just guess work. But at least we are there. अभी we have to have a second inoculation to be effective. वो भी होना मांगता है. So that will be after 21 days of the first vaccination. So it takes time and patience. I think India has long way to go. 1.3 billion population में we wish the very best. And if सर वही सवाल है कि 130 करोड़ का देश है और अभी जैसा डॉक्टर बसु कह रहे थे 60-70% लोगों को भी अगर लगानी है हर्ड इम्यूनिटी के लिए, तो भी आप अंदाजा लगाइए कि कितने लोगों को, 60-70 करोड़ लोगों को कम से कम जो है ये आपको वैक्सीन जो है देनी पड़ेगी. तो भारत के सामने तो बहुत बड़ी चुनौती है. एक सवाल डॉक्टर रजा आपसे लेकर के फिर मैं मंडे साहब के पास जाऊंगा उसी सवाल के साथ. इस वैक्सीन की कॉस्ट क्या पड़ रही है जो इंग्लैंड में लग रही है या जो अमेरिका में लग रही है, इसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है? क्योंकि हमारे लिए भारत में ये भी बहुत मैटर करता है. ये करीब दोनों वैक्सीन जो आ रहे हैं और तीसरे वैक्सीन आ रहे हैं, सबका यूरोज में एक चार्ट अवेलेबल है ऑनलाइन, जिसका WHO ने अभी पब्लिश किया है प्राइसिंग. ये करीब 3 से 5 पाउंड के बीच में पड़ता है. 3 से 5 मतलब 300 से 500 रुपए के बीच में आसपास पड़ता है सब वैक्सीन का प्राइस. 300 से 500 रुपए, ठीक है. मतलब ये अगर जो अंदाजा शुरुआत में लग रहा था कि ये बहुत कीमती भी हो सकती है, तो वैसा तो नहीं है. शेखर मंडे साहब, हमारे यहाँ ये भी बड़ी चर्चा है कि अब वैक्सीन तो सबको मुफ्त में मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या कोई इसकी कैलकुलेशन हुई है? ये तो इसके लिए मैं किसी डिस्कशन में नहीं था सरकार में, और ये सरकार ही तय करेगी कि इसको मुफ्त में देना चाहिए या नहीं. लेकिन एज फार एज प्रोडक्शन नंबर्स आर कंसर्न, हमारी सीरम इंस्टीट्यूट काफ़ी सज है इसमें, काफ़ी बड़े नंबर्स में ले आने के लिए. लेकिन प्राइसिंग का सवाल जो है वो थोड़ा ट्रिकी है, उसके लिए तो मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा. मैं समझता हूं सर. लेकिन जो बात हुई कि कितने लोगों को ये देना चाहिए, हमारे यहाँ भी कई अथॉरिटीज हायर लेवल पर ये कह चुके हैं कि सबको तो टीका लगाने की जरूरत हमारे यहाँ नहीं है. लेकिन अगर आप आधी आबादी माने तो भी हम 60-65 करोड़ के लोग हैं, इतने लोगों को एडमिनिस्टर करना पड़ेगा. इसके लिए क्या चैलेंजेस हैं और क्या सिस्टम इसके लिए तैयार किया गया है? तो चैलेंजेस तो कई तरीके के हैं. एक तो वैक्सीन का ऐसा भी है कि ये सिंगल शॉट नहीं है, 2 शॉट्स है. तो जिस आदमी ने 1 शॉट लिया है उसको पकड़ के दोबारा कुछ हफ्तों के बाद दूसरा शॉट देना है, ये पहला चैलेंज है. वैक्सीन का ट्रांसपोर्ट जो है वो ठंडे टेम्परेचर में करना होता है, ये दूसरा चैलेंज है. और किस तरीके से हम लोग इंश्योर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन मिले, ये तीसरा चैलेंज है. लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि अगर हमारे देश में हम इतने बड़े चुनाव कर सकते हैं एक साथ, तो वे वैक्सीनेशन भी चुनाव जैसी ही चुनौती है. और मेरे ख्याल से कि ये ठीक हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है. सर ये जो अभी आपने एक जो तापमान वाली बात बताई, टेम्परेचर वाली, सरकार काफी तेजी से काम करे. जी, ये बीच में ऐसा आया था कि ये जो विदेश में वैक्सीन लगाई जा रही है उसको -70 डिग्री टेम्परेचर पर मेंटेन करने की जरूरत होती है. हमारे यहाँ ये कैसे होगा? क्या ये अपने आप में बड़ी चुनौती है? तो इसकी ऐसी बात है कि अब अगर 3 वैक्सीन की बात करें, 3 जो फ्रंट रनर्स है फिलहाल, इसमें फाइजर की वैक्सीन जो है उसको कहा जा रहा है कि इसको -70 डिग्री पे ट्रांसपोर्ट करना होता है. जो मॉडर्ना की वैक्सीन है वो नॉर्मली -20 पे स्टोर करते हैं 6 महीने तक, लेकिन 1 महीने तक इसको 2 या 8 डिग्री के बीच में इसको स्टोर कर सकते हैं, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. और एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट की,
वो 2 या 8 डिग्री के बीच में उसको ये कर सकते हैं। तो इसलिए अलग अलग वैक्सीन के अलग अलग टेम्परेचर्स का दावा किया गया है, और जो 2 या 8 डिग्री के बीच में है उसकी तो समस्या कम है। जो -70 की है वो फाइजर की है, लेकिन इसके बावजूद ये भी समझना चाहिए कि फाइजर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है फार्मास्यूटिकल कंपनीज में। तो इसलिए फाइजर का भी अपना एक नीति होगी जिसकी वजह से वो हमारे यहाँ भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन देने की कोशिश करेंगे। ये ठीक है। डॉक्टर बसु, कहीं आप लोगों की फ्रेटर्निटी या साइंटिस्ट के बीच में ये भी कोई चर्चा है या इस खतरे पर बात होती है कि जैसे ये वायरस जो है म्यूटेट कर रहा है बार बार, तो ये कोई ऐसी फॉर्म ले जिसके लिए एक नए सिरे से वैक्सीन ढूंढने की या इलाज ढूंढने की जरूरत पड़े? तो एब्सोल्युटली, तो मेन बात ये रहता है कि हर वायरस के लिए म्यूटेशन करना बहुत ही आम बात है, कोई नया बात नहीं है। ये जो नॉर्मल फ्लू रहता है, आप देखेंगे 1 साल में आपका फ्लू वैक्सीन बहुत अच्छा काम करता है, अगले साल काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? इसीलिए कि पिछले साल जो वायरस आया था उसी हिसाब से वैक्सीन बनता है, और नए साल में अगर नया कोट लेके आ जाए या नया चेहरा लेके आ जाए तो वो उतनी इफेक्टिव नहीं रहता है। कोविड भी वैसा ही है। प्रॉब्लम रहता है कि अगर स्पाइक प्रोटीन जो उनकी इन्फेक्टिविटी का मार्कर है उसमें अगर चेंज आ जाए, ऐसा है कि जो इम्यूनिटी वैक्सीन से बनता है वो ज़्यादा ओपन एंडेड होता है। ओपन एंडेड मतलब स्पाइक प्रोटीन तरह देखने वाली चीज़ अगर बन जाता है तभी उसके अगेंस्ट में काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली स्पाइक प्रोटीन का कंपोजिशन कैसा हो तभी वो काम कर पाएगा। इसीलिए मोस्ट वैक्सीन की इफेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर चेंज भी आ जाए स्पाइक प्रोटीन में खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर रेडिकल चेंजेस आ जाता है शायद। लेकिन एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, इसमें डरने का इसीलिए बात नहीं है क्योंकि अभी ये वैक्सीनेशन पिछले 1 साल में हम लोग के पास से टेक्नोलॉजी आ गया है mRNA के द्वारा कि अगर स्पाइक प्रोटीन में चेंज हो जाए उसी हिसाब से हम लोग वैसी mRNA चेंज करके वैक्सीन बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन जो है, जो यूके स्ट्रेन से कहा जाता है, अभी तक ज़्यादा पता नहीं है, अभी पता चल जाएगा। वो उससे भी ज़्यादा इन्फेक्टिव है। और दूसरा बात जो है, जो मोर इम्पोर्टेंट है, जो यूके वाली है उसमें अभी तक हम लोग को श्योर नहीं है कि इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है। मतलब 10 जो ओल्ड वायरस है वो 10 लोग या 11 लोग अगर इन्फेक्ट करते हैं, ये 15 लोग को इन्फेक्ट करेगा। लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि वो ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? खतरनाक तब होता है अगर हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाता है, ज़्यादा लोग मर जाता है। वो है कि नहीं अभी तक हमको पता नहीं है। चलिए ठीक है सर, ठीक है। लेकिन एक सवाल ये, जैसा कि आप सबने बताया कि इस दवाई के, इस वैक्सीन के 2 शॉट्स लेने होते हैं, यानी 2 बार आपको ये टीका लेना पड़ता है। हमारे यहाँ एक मामला आया, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला था इसलिए चर्चा में आया। एक हरियाणा के मंत्री थे, उनको एक वैक्सीन का शॉट लगाया गया था जब ट्रायल्स चल रहे थे, और उसके बाद उनको कोरोना हो गया, तो लोगों ने वैक्सीन के ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए। फिर ये क्लियर हुआ कि नहीं, उनको दूसरा शॉट अभी लगा ही नहीं था, इसीलिए वो चपेट में आए। तो वैक्सीन ठीक थी लेकिन उनकी डोज ही पूरी नहीं हुई थी। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है डॉक्टर अजय कि आपने पहले तो, जैसे पांडे साहब कह रहे थे कि एक आदमी को पकड़ के आपने पहले टीका लगाया, अब वो उस बीच में अब जितना दिन दूसरे शॉट में लगने हैं उस बीच में वो फिर संक्रमण में कहीं आ गया तो आपका पहला शॉट भी बेकार हो गया। ये सही बात है, खास करके कोविड के वैक्सीन के बारे में, क्योंकि कोविड की जो वैक्सीन है, जितने भी वैक्सीन अभी तक डेवलप हुए हैं, सबके 2 शॉट लगने जरूरी है, जब तक आपका एंटीबॉडीज पूरा डेवलप नहीं कर जाता है। पहले शॉट के बाद कम से कम 2 से 3 हफ्ता लग सकता है जब तक कि आपकी एंटीबॉडीज लेवल इतने अच्छे नहीं हो जाए कि आपको प्रोटेक्ट कर सकें कोविड के अगेंस्ट में। जैसे फ्लू की वैक्सीन होती है यहाँ पर, जो कि हम लोग हर साल लेते हैं। फ्लू की वैक्सीन होती है, एक वैक्सीन लेते हैं और एंड देन आफ्टर कपल ऑफ वीक्स आप उसके इम्यूनिटी डेवलप कर जाते हैं फ्लू के अगेंस्ट में। लेकिन कोविड का अनफॉर्चुनेटली जो वैक्सीन है उसके लिए हम लोग को 2 शॉट लेना पड़ेगा, और फुल इम्यूनिटी जो है, फुल एंटीबॉडी लेवल जो है वो दूसरे वैक्सीन के डोज के बाद ही होती है। ठीक है मंडे साहब, एक सवाल ये, क्योंकि आप जरूर जो चर्चाएं चली उनका हिस्सा रहे हैं, जैसे आपने कहा कि अगर हम इतने बड़े पैमाने पर इलेक्शन करा सकते हैं, करोड़ों करोड़ वोटर्स अपना वोट डालने जाते हैं, तो ये काम भी हम लोग कर लेंगे आसानी से। लेकिन वैक्सीन अभी तक, जैसे पोलियो की दवा पिलाई जाती है तो घर आकर के पोलियो की दवा बच्चे को दी जाती है हमारे यहाँ पर लेकिन वोट डालने के लिए आदमी को जाना पड़ता है पोलिंग बूथ तक। इसके लिए क्या सिस्टम बनेगा? व्यक्ति को जाकर के वैक्सीन लेनी पड़ेगी या घर आकर ही कोई वैक्सीन देगा?
ये तो अभी फिलहाल पता नहीं है कि कैसे होगा ये। मैंने आसान तो नहीं कहा था, मैंने कहा था कि चुनौती तो है, लेकिन चुनौती का सामना करना भी हम लोग को सीखना चाहिए। हम लोग करते हैं चुनौती का सामना, जैसे कि हम लोग इलेक्शन में करते हैं, लेकिन इसका भी पता नहीं है कि घर जाके देनी होगी या उन लोगों को डॉक्टर के पास आना पड़ेगा। आपको पता होगा कि जैसे ट्यूबरकुलोसिस का प्रोग्राम है, उसमें डॉट्स कहते हैं कि डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी होती है और पेशेंट को डॉक्टर के प्रेजेंस में दवा लेनी होती है इसमें। तो इसी तरह वैक्सीन का भी होता है कि डॉक्टर के प्रेजेंस में ही, या फिर ऐसे कुछ डॉक्टर घर चले जाए या फिर लोग डॉक्टर के दवाखाने में चले जाए, दोनों में से ऑप्शंस अवेलेबल होंगी मेरे ख्याल से। और दोनों का मिक्स एंड मिक्सचर करके मेरे ख्याल से हो सकता है ये वैक्सीनेशन हो सकता है। जी ठीक है, क्योंकि हम सब में से डॉक्टर बसु वो एक इकलौते शख्स हैं जिनको वैक्सीन की पहली डोज मिली हुई है। डॉक्टर साहब, ये भी बहुत लोगों में डर है कि वैक्सीन के बाद पता नहीं बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, तो आपका क्या अनुभव रहा है और कितने दिन हो गए आपको वैक्सीन लिए? वैक्सीन लिए करीब 2 दिन हुआ है, तो आप ज़्यादा थोड़ा सा वहाँ दर्द के अलावा खास कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरी अमेरिका में जितनी लगाया गया करीब 1 मिलियन से ज़्यादा लगाया गया, अभी मैक्सिमम 99% में या तो थोड़ा शरीर में दर्द, थोड़ा वो इंजेक्शन साइट में दर्द के छोड़ के ज़्यादा कुछ नहीं है। एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन वैसा कोई भी वैक्सीन से हो सकता है, वो इसके लिए नहीं कि सिर्फ कोविड से। जो वैक्सीन 50 साल से आ रहा है वही वैक्सीन आपको हो सकता है ना हो, लेकिन किसी और को हो या किसी और को ना हो, आपको हो सकता है, क्योंकि वो एलर्जी डिपेंड करता है वैक्सीन की कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिविजुअल आदमी के ऊपर। तो उसको एक आध ऐसे इंफॉर्मेशन आया है कि लोगों का एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन हुआ है, लेकिन वो भी काफ़ी माइल्ड है, कुछ खास नहीं है। जी, बहुत सारे सवालों के जवाब मिले आप लोगों से बात करके। आप जैसे एक्सपर्ट्स को सुनते हैं तो लोगों का हौसला भी बढ़ता है कि बहुत जल्द ये बीमारी हमारे पीछे होगी और इससे हम ये जंग जीतेंगे। डॉक्टर अजय, शेखर मंडे साहब, डॉक्टर संपत, डॉक्टर बासु, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आज हमें समय दिया और हमें लोगों को एजुकेट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। धन्यवाद।